बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर कहूँगा खुशामदीद। आज हमारे साथ मौजूद है ईसा नकवी साहब। इनका यूट्यूब चैनल है और ये प्रोग्राम भी करते हैं ABN पर, और बड़ी ज़बरदस्त खबरें इनके पास होती हैं। आजकल चूँकि इंतखाबात करीब आ रहे हैं, ईसा नकवी साहब की इस्लामाबाद के वो ड्राइंग रूम्स जहाँ पे सारी सियासी जो है ना, वो सियासत का पूरा निचोड़ निकलता है, जहाँ पे बड़े बड़ी डिस्कशंस होती हैं, मुस्तकबिल के फ़ैसले हो रहे होते हैं, वहाँ बड़ी आजकल इनकी एक्सेस है, बड़ी रसाई है। तो ईसा नकवी साहब जानते हैं कि क्या आजकल इस्लामाबाद में खबर क्या चल रही है इंतखाबात के बारे से। नून लीग के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है। पंजाब के अंदर नून लीग के ऊपर एक नई तलवार उनके सर पे लटका दी गई है। तहरीक इंसाफ को तो गेम से बाहर करने के लिए प्लानिंग हो ही रही है, लेकिन नून लीग के लिए भी मामला को इतना आसान नहीं रहा। आसान तो वैसे भी नहीं है, चूँकि मकबूलियत तो है नहीं, सिर्फ कबूलियत का असर, और कबूलियत के अंदर भी अब मामलात किसी और तरफ जाने, किसी और की कबूलियत जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है नून लीग के मुकाबले में। इस पर बात भी करेंगे। और तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर, चूँकि एक प्लान नज़र आ रहा है, एक इंटेंट नज़र आ रहा है कि बल्ले का इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ से लेना है। एक प्लान भी बनाया तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से, बड़ा इंटरेस्टिंग प्लान है। इस पर बात करेंगे ईसा नकवी साहब से। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। ये बताया जनाब के पहले तो ज़रा बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ के इलेक्शन के हवाले से, प्लान की जो उनकी हिकमत अमली है। हिकमत अमली एक तो टिकट्स के वाले से मैं खबर ऑलरेडी दी है, आपने भी बात की उस पर कि प्लान तो ये है कि जब स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो जाएगा, सबको कह दिया कि भाई आप करें, नॉमिनेशन पेपर अपने फाइल करें, जो क्लियर होकर आ जाएंगे उनमें से फिर बाद में उनको टिकट दिया जाएगा, जो स्क्रूटनी का अमल क्रॉस करके आगे क्लियर होकर आ जाएंगे। लॉयल होंगे, हाँ, जो लॉयल भी होंगे। वो बेंच मार्क खान साहब ने सेट किए, लिस्टें मांगी हुई हैं सबकी कि जो लॉयल भी होगा पार्टी के साथ, जो कमिटेड भी होगा, जो तगड़ा भी होगा, दिलेर भी होगा, और जो थोड़ा, हाँ बिल्कुल, जो प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, तो उस तरह के लोगों को लिया जाएगा, टिकट्स दिए जाएंगे। ये अलग बात है कि जिनको टिकट दिए गए थे, ये भी एक खबर है कि पंजाब में जिन लोगों को टिकट दिए गए थे पिछले वाले, जब पंजाब के इंतखाबात होने थे जो नहीं हो सके, उसमें से 40 के करीब लोग जो हैं वो गायब हो चुके हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं। तो उनकी जगह पर जा रहे नए लोगों ने आना है, ज़्यादा वकील आ रहे हैं, बाकी लोग आ रहे हैं। अब जो ख़तरा तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा है वो ये है कि बल्ले का इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ से ले लिया जाता है, तो तहरीक इंसाफ का इलेक्शन मशकूक हो सकता है, जिंदगी खतरे में पड़ सकता है। उस पर क्या चल रहा है ईसा नकवी साहब? आपको प्लान बता रहे थे, को PTI ने बड़ा इंटरेस्टिंग को प्लान भी बनाया उस वाले से। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है। पहली बात तो ये कि PTI के जो लॉयर्स हैं, जो उनकी टीम है जो इस सारे मामले को देख रही है, उसका एक कॉन्फिडेंस है, जब यानी कि जो है ना वो कॉन्फिडेंस का गजब आलम है। जी हाँ, वो ये कहते हैं कि पहली बात तो ये कि हमारे खिलाफ फैसला आ ही नहीं सकता इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन से हमारा केस बड़ा मजबूत है। दूसरा वो ये कहते हैं, हालांकि मुझे ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन से फैसला PTI के खिलाफ आ जाएगा, क्योंकि वहाँ केस तो देखा ही नहीं जा रहा ना, वहाँ तो फेस देखा जा रहा है कि भाई खान को फंसाना ही फंसाना। साथ में उनका एक कहना है कि 13 जनवरी तक का हमारे पास टाइम है, और इन केस हमारे खिलाफ कोई डिसीजन आ जाता है तो उस सूरत में हम हाई कोर्ट को रुजू करेंगे, और वो पुरयकीन है कि हाई कोर्ट से हमें कोई ना कोई रिलीफ मिल जाएगा। अब ये रिलीफ की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। अगर आपको रिलीफ मिल जाता है और आप इलेक्शन लड़ लेते हैं, तो फिर एक थ्योरी चल रही है मार्केट में। जी हाँ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आपने बताई थी, जरा वो बताइएगा हमारे नाज़रीन के लिए। वो चल रही है कि जनाब ठीक है जनाब, रिलीफ मिल जाएगा, इलेक्शन लड़ लेंगे और स्टे आ जाएगा जनाब उस फैसले के ऊपर, और बल्ले का निशान होगा और वो इलेक्शन लड़ लेंगे। इलेक्शन लड़ने के बाद 8 फरवरी को जब नतीजा आएगा, नतीजे में नंबर देखे जाएंगे, और अगर पासिंग मार्क के बजाय या पासिंग मार्क्स के करीब करीब के बजाय लड़का जो है वो A ग्रेड ले रहा है या B ग्रेड ले, A+ की तरफ, A+ की तरफ जा रहा है, सॉरी A+ की तरफ जा रहा है, मैं माजरत खाऊँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, A+ की तरफ जा रहा है, तो उस सूरत में वो ये कहते हैं कि फिर वो केस दोबारा से जिंदा होगा, उसमें फिर से जान पड़ेगी, रिसरेक्ट करेगा। लेयर दर लेयर, प्लान दर प्लान बना हुआ है कि क्या कैसे आउट करना है। फिर जब वो मुकदमा चलेगा तो जो लोग जीते होंगे बल्ले के निशान पे, तो क्योंकि उनका राइटफुल नहीं था कि वो बल्ले के निशान पे लड़ें, तो फिर मामला गेम वहाँ से और हो जाएगी। अच्छा, तहरीक इंसाफ के पास अच्छा, इस पे जो है, जो आप बात करते हैं PTI के वकला के कॉन्फिडेंस की, इस पे मेरी भी बात हुई थी PTI के जो वकील हैं अली जफ़र साहब, उनसे मेरी बात हुई। तो मैंने कहा जी बताएं अली भाई क्या प्लान है आपका ना, ये जो बल्ले वाले मामले पे करते, ख़तरा तो बहुत है लेकिन हमने भी प्लान इस पे बनाया हुआ है, हमारा प्लान भी तैयार है। मैंने कहा क्या है प्लान भी अली भाई, बता तो दें। कहते फिर वो हंसे, उन्होंने क्या क्या लगाया और कहते यार ये प्लान तो हम नहीं बताएंगे,
ये बड़ा खुफिया प्लान है और हम इसको बिल्कुल सीक्रेट रखेंगे, बताएंगे किसी को नहीं कि हमने करना क्या है। तो वो कॉन्फिडेंस की बात है, ज़रा मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं, मुख्तलिफ सिनेरियोज। उसमें पॉसिबिलिटीज हैं। उसमें एक ये है कि वो कह रहे थे कि जनाब हम इंसाफ ग्रुप के नाम से इलेक्शन लड़ेंगे। स्पेशल सीट्स जो हैं फिर वो तो मसला ग्रुप को ये है नहीं कि वो मिलती, जब वो आप तो ग्रुप को नहीं आज़ाद मिलती, वो तो पार्टी को मिलती हैं। अच्छा, ये रिजर्व सीट्स। ये होगी पहली बात। दूसरी बात ये कि एक ये प्लान भी चल रहा है, ये सोच भी चल रही है कि हमने ये तय कर लिया कि फिर हम किस पार्टी के साथ आज़ाद अगर हो जाते हैं तो फिर हम डिसाइड करेंगे और अपनी टर्म्स पर डिसाइड कोई करेंगे। बहुत छोटी सी पार्टी के साथ भी हो सकता है यस, और किसी बहुत बड़ी पार्टी के साथ भी हो सकता है, इत्तेहाद मिलके आगे हुकूमत मामला बनानी बहुत सारे चल रहे हैं। लेकिन वो तहरीक इंसाफ ने ना, वो जिसे कहते हैं कि इमरान खान इज होल्डिंग हिज कार्ड्स क्लोज टू हिज हार्ट। एग्जैक्टली। कि उन्होंने वो जो अपने पत्ते हैं ना वो अपने दिल के साथ लगाए हुए हैं। और जेल में बैठ के पूरा प्लान बनाए बैठे हैं इलेक्शन कैसे लड़ना है। वो थोड़ा सा जब वकला जाते हैं तो उन्हें एक छोटी सी गाइडलाइन वो दे देते हैं, भाई अब आपने ये काम करना है, तो बाकी वो चीज़ें अपने पास उन्होंने प्लान बनाया हुआ है, देखते हैं कैसे लड़ते हैं। दूसरा, नून लीग इस वक्त बड़ी बगले बजा रही थी कि हम तो 120 सीटें पंजाब के अंदर लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पिछले कुछ अरसे से जब से अलीम खान का नाम चलना शुरू हुआ वज़ीर आला पंजाब के लिए, तो थोड़ा सा ज़रा ना नून लीग के कैंप के अंदर ज़रा इस्तराबी कैफियत एक नज़र आना शुरू हुई। मियाँ साहब ने फिर वही बयान देना शुरू कर दिया, हम हिसाब लेंगे, हिसाब किताब लेंगे, एहतसाब करेंगे, ये होगा वो होगा। वो दोबारा से इनकलाबी बनने की उन्होंने कोशिश की है। अब पीपल्स पार्टी की तरफ से जो एक वार हुआ है, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने तो नहीं किया, वो वार कहीं और से हुआ है कि सरफराज बुगटी जिन्होंने तलत हुसैन साहब के इंटरव्यू में आज से 1 महीना पहले इस ख्वाहिश का इज़हार किया था, बता दिया था कि मैं जा रहा हूँ, मैं मुस्लिम लीग नून ने अगर आज में ना होता वजीर दाखिला ना होता केयर टेकर, तो मैं मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर रहा होता जब मियां नवाज शरीफ ने कैंप लगाया था बलूचिस्तान के अंदर। इतना खुल के ख्वाहिश का इजहार करके वो बंदा इन दी एंड जाके पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाता है। जाहिर है यहाँ बंदा खुद नहीं जाता बल्कि भेजा जाता है, जो बलूचिस्तान के जो डायनेमिक्स हैं सियासत के। तो ये क्या हुआ है, ये पीपल्स पार्टी जो शिकवे कर थी, जो बंदे हमें मिलने थे वो नून लीग को मिल गए, उस पर नाराज़ थी। आजकल बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से भी लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मामले पे खामोशी हो गई है मुकम्मल तौर पर। एक तो सरफराज बुगटी आ गए, बजाय नून लीग में जाने के पीपल्स पार्टी में आ गए। बलूचिस्तान से भी उन्हें एक थोड़ा इशारा मिल गया। फिर जनूबी पंजाब के जो इलेक्टेबल्स जिन्होंने जाना था मुस्लिम लीग नून के अंदर, अब वो नहीं जा रहे बल्कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज़ाद लड़ रहे हैं। कहते हैं वो पूरी क्वेश्चन पलटाएंगे सारी, ये क्या होने जा रहा है, ये गेम क्या है? वो कहते हैं नई हुकूमत का जो चांद है ना वो बलूचिस्तान में सबसे पहले नजर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो चांद जो है ना वो 3-4 हैं। वैसे आपको मैं दिलचस्प बात बताता हूँ, हम जिस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं या आपका दफ्तर जहाँ पे है, ये अलीम खान का नाम कहीं ना कहीं तो होगा ना पहले, लेकिन मार्केट में वो नाम इस बिल्डिंग से फ्लोट हुआ है। अच्छा, आपकी इस इमारत से फ्लोट हुआ। और यहाँ पर मौजूद थे फैसल वाउडा साहब। जी हाँ। और फैसल वाउडा ने कहा कि देखे ना अलीम खान कितनी ज़बरदस्त कारोबारी शख्सियत है, बेहतरीन तरीके से वो कारोबार चला लेते हैं। जो एक ऐसा शख्स जो डूअर हो, हाँ, जो डिलीवर करना जानता हो, जो सक्सेसफुली कारोबार चलाना जानता हो, तो फिर तो वो सुबह भी बहुत अच्छा चला लेगा। असल में मैं आपको इशारों के नाम में बताता हूँ। मियाँ साहब के कान में किसी ने एक बात फूंकी है। मियाँ साहब को किसी ने बताया है कि आप सीट एडजस्टमेंट तो कर रहे हैं, एक तो ये कि आप सीटें बहुत दे रहे हैं, आईपीपी। दूसरा ये कि आप इनके साथ जिनके साथ एडजस्टमेंट कर रहे हैं ये जीत भी जाएंगे। और 8 फरवरी के बाद एक जहाज़ उड़ेगा, एक हेलीकॉप्टर उड़ेगा, जहांगीर तरीन का जहाज, और वो फिर इंडिपेंडेंट्स को इकट्ठा करना शुरू करेगा, खुदरों में जाएगा। और हर वो शख्स जो कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन जीता है वो लैंड करेगा जहांगीर तरीन के जहाज़ में, उसके सियासी घोंसले में, और फिर आपके लिए हो जाएगी ट्रबल। वो आ जाएंगे इस पोजीशन में कि वो अपना वजन डालेंगे पीपल्स पार्टी के पलड़े में तो वो हुकूमत बनाने के काबिल, आपके पलड़े में तो आप तो हो जाएंगे मोहताज। ना वो आपके पाबंद होंगे कि वो आपके कहने पे कायदे अवाम का वोट दें, ना वो पाबंद होंगे कि बजट आपका पास कराएं, ना वो पाबंद होंगे तहरीक अदम एतमाद या एतमाद के वोट की सूरत में आपका साथ दें। जब आपका वो कहीं साथ देने के पाबंद ही नहीं अपनी पार्टी पॉलिसी को फॉलो करेंगे, फिर तो वो बार्गेन होगा और आपसे मांगा जाएगा सुबह। अब जो पंजाब, अब जो इंटरनली जो लोग कनेक्टेड है ना उनकी किचन कैबिनेट से, वो अभी बातें बता रहे हैं कि मियाँ साहब जो है ना, अच्छा उन्होंने एग्जैक्ट इन अल्फाज में कन्वे किया मियाँ साहब ने या नहीं, लेकिन जो आपको पता है ना कि जो लोग होते हैं वो कभी कभी एग्जैक्ट कोट भी नहीं भी करते, लेकिन जो कोट हमारे तक पहुँचा है वो ये कि मियाँ साहब ने कहा कैसे मेरे तो केसेस हो गया ख़त्म, मुझे अगर पंजाब नहीं देना ना तो फिर मैं वफाक भी नहीं लेता।
मैं लंदन जा रहा हूँ, अच्छा, ये एक और लंदन प्लान है। वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर वफाक नहीं देना तो फिर अगर पंजाब नहीं देना तो फिर वफाक भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर मैं मसला लंदन जा ये है कि मियाँ साहब वादे कर बैठे हैं बहुत ज़्यादा। जी हाँ, अब आप मुझे एक बात बताएं, ओवर कमिटमेंट। अब आप मुझे एक बात बताएं कि ये जाहिर है कि मियाँ साहब जो बैठे हैं, इन्होंने जो कमेटी बनाई है, ये कमेटी क्यों बनाई मंशूर थी? कमेटी वगैरह नहीं, ये जो कमेटी बनाई थी जहांगीर तरीन के साथ मुशावरत के लिए, मामला तय करने के लिए, अयाज सादिक के घर पे ये क्या आलू टमाटर का रेट तय कर रहे थे। मियाँ साहब ने कमिटमेंट दी हुई थी ना कि हम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को साथ लेके चलेंगे। वो जो कुछ दुबई में मुलाकातें हुई थी, जो जहांगीर तरीन बीमारी का इलाज करवाने के लिए लंदन गए थे, वो जो ओन चौधरी जो है वो इसहाक डार के अपार्टमेंट्स के गिरदो नवा में जियो फेंसिंग में पाए गए थे, तो वो किसी ना किसी काम के लिए तो गए थे ना। और यहाँ पर ये कमेटी बन गई उसी जमात के साथ जिसका वज़ीर दाखिला और पंजाब का सदर ये कहता था 14 जुलाई को कि मियाँ साहब इतने मकबूल हैं कि 2/3 अक्सरियत लेंगे, मियाँ साहब आएंगे तो डंका बजेगा नून लीग का, हम इतने मजबूत हैं कि हमें किसी से सीट एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, एक वो लेवल था कॉन्फिडेंस का, हमें इत्तेहाद की जरूरत नहीं है, 297 नशिस्तों के ऊपर शेर धाड़ेगा, हर हल्के पे टिकट देंगे, 141 कौमी असम्बली के हल्के पे टिकट देंगे। मसला ये हो कि मियाँ साहब से इन्होंने मांग, सर मसला ये हुआ है कि वो जो शेर की दुम पे पाँव आया हुआ है, बड़ा सख्त किस्म का शेर, धाड़ नहीं पा रहा बल्कि चीखे मार रहा है। लाहौर के अंदर जो बात हो रही थी, अब आप मुझे बताएं कि ख्वाजा साद रफीक को लाहौर से आउट किया जा रहा है, वो नहीं, देखें वो उनकी डिमांड। आप मुझे एक बात बताएं, अचानक खबर आती है कि हुमायूं अख्तर खान वो फिरदौस आशिक अमान साहबा के सर पे हाथ फेर रहे हैं और वो वीडियो उसकी आती है कि वो ज्वाइन कर लिया। अब वो पैसे वाले बंदे हैं, उन्होंने पैसा लगाना है। इलेक्शन देखें, इलेक्शन लड़ना तो साइंस है ना, उसके लिए वसाइल, आईटीसी में से बड़े तगड़े बंदे पैसे वाले इकट्ठे हो गए हैं, जितने भी सरमाया, जहांगीर तरीन पैसा किसी से कम नहीं है, अलीम खान पैसा किसी से कम नहीं है, सरदार तनवीर इलियास पैसा किसी से कम नहीं है, हुमायूं अख्तर खान आ गए, पैसे वाली पार्टियां सारी वहाँ इकट्ठी हो गई। वहाँ पे की अब हो क्या रहा है, मियाँ साहब के सामने अब ऑप्शन ये आया है, वो कहते हैं अलीम खान को टिकट दें यहाँ से लाहौर से, तो ओन चौधरी को दें, ओन चौधरी को भाई को दें, हुमायूं अख्तर को दें। आप मुझे एक बात बताएं, तो मियाँ साहब और उनकी फैमिली क्या करे? उन्होंने तो अपने पूरे घर में उन्होंने जो वादे वईद किए हुए थे, जो आसिफ अली जरदारी, आपको याद है कि जब नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान एकदम लड़ाई चल पड़ी थी, अभी हुकूमत ये 24 जून गई नहीं थी, 24 जून के बाद जब ये मामला शुरू हुआ था, जब दुबई वाली मुलाकातों के बाद, मई में हुआ ये था कि आसिफ जरदारी साहब जो है ना 9 मई के अराउंड, और उसके बाद वो पहुंच गए लाहौर, और ख़बरें हमें बताई गई कि लाहौर में जलसा करने वाली है पीपल्स पार्टी, और उन्होंने जरदारी साहब ने झंडे छपवा लिए हैं पार्टी के, और जो लोग पीटीआई छोड़ेंगे उनके गले में जो है वो पीपल्स पार्टी का झंडा पहनाया जाएगा। और वो बैनर्स लग गए, वो अचानक बैनर्स रातों रात हो गए गायब। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की नदीम अफजल चंद ने और फैसल करीम कुंडी ने, और उन्होंने कहा कि लड़ाई तख्त लाहौर की है, इसमें हमारा भी हिस्सा और हम अपना हिस्सा छोड़ेंगे। बिल्कुल, ये आपको याद है बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद इनके दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। हनीफ अब्बासी ने कहा वो भुट्टो मर गया है, शाला रजा ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी। वो ट्रूस कैसे हुआ था कि ये दो दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल हरा हो गया। अचानक बिलावल भुट्टो जरदारी आते हैं, वो ये कहते हैं पार्लियामेंट के फ्लोर पे, शहबाज शरीफ से तो अच्छा वर्क एथिक मैंने किसी का नहीं देखा। उस पर मेरी इन्फॉर्मेशन तो ये कि कहा गया था उन्हें कि भाई आपस में न लड़ें, अभी लड़ाई आपकी कहीं और बड़ी लड़ाई पीटीआई के साथ चल रही है। नहीं, फिर आया ईद का मौका। नवाज शरीफ साहब पहुंच चुके थे दुबई, और यहाँ से जहाज में बैठ के जरदारी खानदान गया दुबई। ओन चौधरी भी मंडला रहे थे वहाँ पे, मौलाना फजल रहमान थे नाराज कि ये जनाब जब बंदे इकट्ठे करने होते हैं तो हमें कह देते हैं, और जब माले गनीमत लूटना होता है, हुकूमत साजी और वो बंदर बांट करनी होती है तो हमें साइडलाइन कर देते हैं। वहाँ फार्मूला डिस्कस हुए थे। फार्मूला एक ये था, जरदारी साहब ने कहा कि भाई हमने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया था, तो अब हमारी ये बारी। अगलों ने कहा कि भाई ये तो नहीं तय होगा, तो ये तय होगा कि जनाब जिसकी सीटें ज़्यादा सीटें उसका वज़ीर आज़म, दूसरे नंबर वाले का सदर मौलाना यहाँ पे वो हो गए थे। लेकिन वहाँ ही कहीं इस्तेकामा पाकिस्तान पार्टी के साथ हो। अब बेसिकली यहाँ पर मियाँ साहब जो हैं उन्होंने जो थोड़ा सा कोल्ड हार्टेडनेस का मुजाहरा किया इस सारी बात पे, मियाँ साहब को ये लगता है कि मैं अब नागुज़ीर हो चुका हूँ।
मियाँ साहब को ये लगता है कि वो उनके बगैर गुजारा नहीं है, सिस्टम नहीं चल सकता, क्योंकि 9 मई के बाद कांटा लग चुका है पीटीआई पे और पीपल्स पार्टी के पास तो कैंडिडेट्स ही नहीं है। ऐसा ही है। लेकिन जब भी कभी प्लान ए होता है ना, मैंने अपनी एक वीडियो में भी कहा था, व्हेनेवर देयर इज अ प्लान ए देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी। एग्जैक्टली। और वो जो आपने मेंशन किया ना खबर सरफराज बूटी वाली, जी हाँ, इसके अंदर से प्लान बी वाली वाइब्स आ रही है। जी हाँ, क्योंकि साइमल्टेनियसली 3 और बड़ी 4 इंटरेस्टिंग खबरें आई हैं। जैसे ही जावेद लतीफ़ ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम काफ लीग के अलावा किसी सियासी जमात से पंजाब में इत्तेहाद नहीं करेंगे, सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। चौधरी सालिक हुसैन ने क्या कहा है? चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि हमारी तो कम्युनल लीग के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं है। उन्होंने गुजरात वाली सीट तो हम खुद ही लड़के जीत लेंगे। हाँ। उसके बाद क्या होता है, एक खबर आती है कि लाड़काना से राशिद सोमरो जो है वो बिलावल के खिलाफ कैंडिडेट होंगे। और राशिद सोमरो जो अपने अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, आप तो सुनी उनकी तकरीरें, बड़े कातिल, डाकू, चोर, भत्ताखोर, फलां फलां फलां, इससे कम वो हल्का बात नहीं नवाजते। और उसी मौलाना के राशिद सोमरो जो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है, और उसके 1 घंटे के बाद बयान आता है तर्जुमान JUIF सूबाई तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ सीट बिल्कुल ऐसा ही है कि सिंध में एक दूसरे के खिलाफ है, यहाँ एडजस्टमेंट हो रही है। एक खबर बड़ी, लेकिन असल खबर आती है, मैं मिस कर दूंगा। असल खबर ये आती है कि जरदारी साहब जो हैं उनसे मंसूब एक बयान चलता है। वो बयान ये है कि सबसे सीट एडजस्टमेंट करेंगे, पीटीआई के साथ नहीं करेंगे। ये है वो मैसेज जहाँ पर वो पीपल्स पार्टी जो पहले ये कह रही थी कि सबसे हो सकती है बात, जी हाँ, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, हम नंबर गेम के माहिर हैं, जो ये कह रहे थे कि बल्ले का निशान होना चाहिए बैलेट पेपर पे, जो ये कैंपेन कर रहे थे कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, अचानक उनका चेंज ऑफ हार्ट होता है और जरदारी साहब कहते हैं कि हम इमरान खान के अलावा हर एक के साथ करेंगे, इमरान खान के साथ नहीं करेंगे। ये वो मैसेज है कि सर अगर आपका कैंडिडेट जो है वो मतलूबा शराइत पे पूरा नहीं उतर रहा तो हम तैयार हैं, तो हम हाजिर हैं ना नौकरी चाकरी करने। सही है। अच्छा, थोड़ा सा इस्लामाबाद की बात करनी थी, इस्लामाबाद की हल्कों की बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत। हाँ, इस्लामाबाद का आप बता रहे थे, बड़ा दिलचस्प, मुझे बड़ा बल्कि मुझे समझाए ना। जी हाँ, इस्लामाबाद का सर ये हो रहा है जनाब के इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, 46, 47, 48। 46 वो हल्का जहाँ सियासत उमर इलेक्शन लड़ते थे, यहाँ पे आ चुके हैं तहरीक इंसाफ के 4 उम्मीदवार मैदान में। 3 तो अभी आ चुके हैं फॉर्मली, चौथा एक और भी आने वाला है। शेर अफजल मरवत वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं असद उमर वाले हल्के से। शुएब शाहीन ने कहा जी मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा। आमिर मोल कह रहे हैं कि हाँ सब ने मुझे कहा था कि आपने इलेक्शन लड़ना है। हालांकि आपको मैं एक बात बता दूं, हाँ, वहाँ पे जितने पठान वोटर्स हैं ना, शेर अफजल मरवत वैसे भी मरवत का यही कहना है कि मुझे वहाँ से पीटीआई के लिए वॉक ओवर है। जी हाँ, वो हल्का, लेकिन एक वॉक ओवर इसलिए है कि वहाँ पे नून लीग का कैंडिडेट बहुत कमजोर है। अंजुम वकील खान जो कि असद उमर से भी 20,000 से ज़ायद के मार्जिन से आ रहे, फिर जावेद हाशमी से भी 20,000 के ज़ायद के मार्जिन से आ रहे, फिर जब वहाँ से अशरफ गुजर को टिकट दिया गया ज़िमनी इलेक्शन में, तो उस वक़्त माफ़ कीजिएगा, उस वक़्त अंजुम वकील ने मुखालफत की। इस बंदे पे ज़मीनों पे कब्ज़े, केसेस, यकीन जाने कि इतना जो नौजवान वोटर है वो सख्त नफरत करता है इस तरह के किरदारों से आजकल के दौर की सियासत के अंदर। पहले भी कहता था, आज ज़्यादा कर रहा है। तो एक अच्छा ऑप्शन PMLN के पास है नौजवान लीडर की सूरत में ज़ीशान नकवी जो कि साबिक डिप्टी मेयर रहे हैं, बड़े उन्होंने काम भी किए, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स वगैरह भी वहाँ पे को बनवा रहे हैं, काफ़ी बड़ा, सड़कें ये वो। तो मुझे लगता है कि वो रिवायती जो कैंडिडेट है ना नून लीग के, उन्हें थोड़ा सा उससे निकलना पड़ेगा। चूँकि देखें आपके जो 12 करोड़ से ज़ायद जो वोटर टोटल है जो वोट डालेगा, उसमें से आप देखें कि 48% जो है 35 साल से कम उम्र के हैं। और नया जो वोटर ऐड हुआ है अभी तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख के करीब, वो तो प्योरली जो फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रहा है नौजवान वोटर है, जो उसकी तादाद 2 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा है। हाँ। तो ऐसे में अगर आप वो पुराने चेहरे घिसे पिटे जिन पे करप्शन के दाग भी, जब उन्हें टिकट देगा, नून लीग का मसला ये आ रहा है वो नौजवानों को अकोमोडेट नहीं कर पा रही। जैसा PTI नहीं कहता, मुराद सईद, फरूख हबीब, अली नवाज अवान, बाकी सारे बहुत सारे चेहरे, नून लीग ये तजर्बे नहीं कर रही। वो पुराने ही जो बंदे हैं उन्हीं को वो रिवायती उन चेहरों से निकल नहीं पा रही। तो मुझे ये लगता है कि अगर नून लीग इस हल्के में अगर फाइट, अगर अच्छा कॉन्टेस्ट अगर करना चाह रही है, तो वो अगर ज़ीशान नकवी को टिकट देते हैं तो बहुत अच्छा मुकाबला जो है PMLN का और PTI का हो सकता है। एक हेल्दी कंपटीशन हो सकता है हल्के के अंदर। अब देखते हैं PTI किसे टिकट देती है, वो भी डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। बाकी अगर हम बात करें जहाँ हम बैठे हुए हैं, जी हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है ये वाली। अली नवाज अवान का मामला ये है जनाब के अली नवाज अवान ने
पीटीआई छोड़ दी प्रेशर में आके, और उनकी पीटीआई छोड़ने पे खान साहब ने जेल से हुक्म दिया था कि यार अली नवाज वहाँ पे तनकीद नहीं करनी, ये मजबूरी में जिसने छोड़ा मुझे पता है इसका। अब ये हो रहा है कि पीटीआई ने किसी के लिए वापसी के दरवाजे नहीं खोले थे। अली नवाज अवान को पैगाम भेजा गया है इमरान खान की तरफ से कि आप आना चाहते हैं पीटीआई में, आप आ जाएँ, आप आके इलेक्शन लड़ सकते हैं अपने इस्लामाबाद वाले हल्के से, जो बनीगाला वाला हल्का है वहाँ से। तो अली नवाज अवान थोड़ा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा जी मैं फ़िलहाल नहीं आ सकता, माजरत की उन्होंने। तो उधर से जो तैयारी है वो जो प्लान के तहत तैयारी है कि अली नवाज अवान को आईपीपी यहाँ से उतारना चाहिए मैदान में, और पीएमएलएन को ये कहा गया कि भाई आपने बंदा नहीं उतारना। पीएमएलएन का कैंडिडेट है भी नहीं है, तो नून लीग तो नून लीग का कैंडिडेट है भी नहीं है ना। तारिक फजल चौधरी 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ते हैं, 2 हल्कों से लड़ते हैं इलेक्शन, 47 से भी लड़ते हैं, 48 से भी लड़ते हैं, लेकिन ज़्यादा तगड़ा हल्का उनका 48 ही है। 47 में सजाद अब्बासी को पिछली मरतबा टिकट दिया गया था, वो हार गए थे इलेक्शन बुरी तरह से अली नवाज अवान के मुकाबले में। तो अली नवाज अवान को उतारा जाएगा आईपीपी के टिकट पे, और नून लीग उनके खिलाफ अपना बंदा खड़ा नहीं करेगी, ये प्लान है। और इस हल्के से बाबर अवान इंटरेस्टेड है पीटीआई के टिकट के लिए, जो इस्लामाबाद वाला हल्का है, जो इमरान खान वाला जो हल्का है। तीसरा जो तुमैर वाला हल्का है, जो NA-48 है, वहाँ से जो खुरम नवाज थे, उनकी जगह पे आप पीटीआई के इलियास मेहरबान भी मैदान में उतरे हुए हैं, वो भी मैदान में आना चाह रहे हैं। और दूसरा जो अली बुखारी हैं, जो लायर भी हैं पीटीआई के, वो भी वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। और उसमें मुस्तफा नवाज खोखर जो है वो भी, उनके साथ भी पीटीआई की 3 नशिस्तें हो चुकी हैं, 3 यानी कि पैगाम मुख्तलिफ एक्सचेंज हो चुके हैं कि पीटीआई के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है कि वो मुस्तफा नवाज खोखर तरीके इंसाफ में शामिल हो सकते हैं, उस हल्के से पीटीआई उनको सपोर्ट कर सकती है उस हल्के से। तो ये बातचीत वहाँ पे चल रही है, तो देखते हैं इसमें क्या निकलता है इस्लामाबाद के अंदर। लेकिन जो नून लीग ओवरऑल में बात कर रहा था ना, उन्हें अगर मुकाबले में अगर आना है ना, तो जो नौजवान वोटर इतना ऐड हुआ है ना, इस डायनेमिक को देखना होगा कि 48% नौजवान वोटर ऐड हुआ है। वो लोग जो पुराने रिवायती सियासतदान है, अब उनके लिए उनके पास का काम नहीं है इस 2024 के इलेक्शन में उस रिवायती अंदाज में इलेक्शन लड़ना। वो तो आपने वो कल देख लिया ना। जी हाँ बिल्कुल, हाँ आपने वो देख लिया बच्चों जलसे के अंदर भी कि सूरत हाल क्या है। तो ये आज की अपडेट्स, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मजीद इस पर बात करेंगे। मुझे और ईसा नकवी साहब को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।